न्यूज नेशन पर लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। पूरे पैंडेमिक के दौरान यह दूसरी सर्वदलीय बैठक है। पैंडेमिक की स्थिति और साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। थोड़ी देर बाद कभी भी यह बैठक शुरू हो सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस की ओर से 2 नेता गुलाम नबी आजाद और शामिल होंगे। इसके साथ ही जो दूसरे दलों के नेता हैं, शरद पवार हैं, सुखबीर सिंह बादल बैठक में शामिल होंगे। एचडी देवेगौड़ा, चिराग पासवान, रामगोपाल यादव, सभी दलों के करीब करीब नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पर प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद अलग अलग दलों के नेताओं से बातचीत होगी। और इस वक्त तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ बनी है, रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर बीएल भी हमारे साथ बने हैं। इन सबका रुख करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। So this is great news that one vaccine finally has been approved. कोरोना से त्राहिमाम कर रही दुनिया को अच्छी खबर मिली तो हिंदुस्तान में उम्मीदों की किरण फूट पड़ी और भारत में इसका ऐलान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया। By the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. कोरोना से निपटने की सबसे बड़ी खुशखबरी के पीछे 3 आधार हैं। पहली ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दूसरी ये कि भारत में 2 वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल पूरा होने वाला है। तीसरी ये कि भारत में वैक्सीन देने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मतलब चंद हफ्तों की बात है और अब हिंदुस्तानियों को वैक्सीन मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लेकर आपके बाजू तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत सरकार को वैक्सीन देगी। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां से वैक्सीन राज्यों के मुख्यालय में जाएगी, वहां तैयारी चल रही है। राज्यों से जिलों में वैक्सीन जाएगी, वहां भी तैयारी है। जिलों से बॉक्स तक वैक्सीन ले जाने की तैयारी अभी चल रही है और फिर वहां के लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। इसमें सबसे पहला चरण भारत सरकार तक वैक्सीन पहुंचाने का है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम इस समय दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर हैं और T3 एयरपोर्ट पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट और डायल ने बाकायदा इसके लिए तैयारी कर ली है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो कार्गो सेक्शन है, दिल्ली का एयरपोर्ट का कार्गो सेक्शन है, उसने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, जिसमें करीब 6500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो उसके लिए अलग रखा गया है। और बाकायदा यहाँ से आप जो प्लेन देख रहे हैं, कोई भी प्लेन बाहर से कोरोना वैक्सीन लेकर के दिल्ली में लैंड करेगा तो करीब 2 घंटे के अंदर सारी चीजें करके उसको यहां से दूसरी जगह निकाल दिया जाएगा। दिल्ली से निकलते ही वैक्सीन की खेप डीप फ्रीजर में ही देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी तक पहुंचाई जाएगी, जहां हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन रखने का मुकम्मल इंतजाम हो रहा है या हो चुका है। बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय जिला स्तर तक तैयारी कर चुका है। जिला स्तर तक जो ये प्रबंधन होना है उसका पूरा खाका तैयार कर लिया है हम लोगों ने। लखनऊ में कोल्ड चेन की मुकम्मल तैयारी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हमारा शुरू भी हो गया है। बेंगलुरु में भी डीप फ्रीजर वाला कोल्ड स्टोरेज सिस्टम तैयार है। We have already have the existing cold storage system. गुजरात में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। काफ़ी कंपनीज हैं जिनके पास एक कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड सप्लाई चेन अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना टीके की पूरी तैयारी है। राज्य सरकारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मतलब दिल्ली से राज्यों तक वैक्सीन के पहुंचने का पूरा नेटवर्क तैयार पड़ा है। उससे आगे राज्यों में वैक्सीन को स्टोर करने की तैयारी के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में दूसरी बीमारियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चलता रहता है। इसके लिए देश के हर राज्य में एक सिस्टम तैयार है, जिसमें जिला मुख्यालयों तक डीप फ्रीजर सिस्टम का इंतजाम रहता है।
कुछ राज्यों में सिस्टम काफी पुख्ता और आधुनिक है। बहुत सारे टीकाकरण इधर हम लोग ने जो वैज्ञानिक द्वारा जो अभी डेवलप हुए हैं, ये सारा कुछ कोल्ड चेन में हम रखते हैं और कोल्ड चेन का हमारा एक एक डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटरिंग उसके टेम्परेचर का सेंट्रली मॉनिटर होता है। देश के राज्यों में वैक्सीन के स्टोरेज का जो मौजूदा सिस्टम है, उसमें -20 डिग्री तक के तापमान में रखी जाने वाली वैक्सीन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर में ACMO इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। देखिए, ये उपकरण आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें ये डीप फ्रीज़र के नाम से जाना जाता है और इसमें हम आइस पैक जमाने का काम करते हैं और ये आइस पैक जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसलिए जमता है कि जिससे वैक्सीन, जब हम वैक्सीन को इस आइस पैक में वैक्सीन कैरियर में रख के और जब वैक्सीन को फील्ड में भेजते हैं तो वैक्सीन की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो भी वैक्सीन लगती हैं वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाई जाती हैं। तो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा आइस पैक तैयार होता है और ये डीप फ्रीज़र जो आपके सामने है। उसके बाद अगर इसके आगे चलें तो ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है। इसमें जो है हमारी वैक्सीन्स रहती हैं। कौन कौन से जो हैं सर जो इसमें, और टेम्परेचर क्या रहता है? इसमें +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हम मेंटेन करते हैं। और ये सब मैनुअली नहीं होता, बल्कि इसके लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड अलार्म सिस्टम की मदद से किया जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग लगी हुई है, जो सामने ये डिस्प्ले कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग ये बताती है कि आपके किसी भी उपकरण का तापमान +2 से नीचे तो नहीं गया या अभी ये जो दिखा रहा है ये 5.2 मुझे लगता दिखा रहा है। जी, यानी 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर वैक्सीन है हमारे पास है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग से एक अलार्म, अगर कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है और उसका तापमान +2 से नीचे जाता है या +8 से ऊपर जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो हमको इमीडिएट अलार्म मिलता है, जिससे जो है मान लीजिए कभी लाइट चली गई, पावर बैकअप की बात हुई, तो वो इसको इमीडिएटली हम लोग कंट्रोल मान सकते हैं कि कुछ इसी तरीके का कोविड जो स्टोर सेंटर आप बना रहे हैं, कोविड वैक्सीन सेंटर बना रहे हैं, उसी तरीके से उसमें भी काम होगा। टेम्परेचर, जब वैक्सीन आएगी और ये पता चलेगा कि उसको किस टेम्परेचर में प्रिजर्व करना है। बिल्कुल, ये शासन स्तर पर जिस तरीके के भी निर्देश आएंगे कि वो वैक्सीन किस तापमान पर जो है उसको रखा जाना है, उसी के हिसाब से जो है वो शासन स्तर से हमको जो है वो डीप फ्रीज़र और ILR प्राप्त होंगे। वैक्सीन स्टोरेज को लेकर यह बड़ा सवाल है कि भारत में कोरोना की कौन सी वाली वैक्सीन लोगों को दी जाएगी, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कितने तापमान वाले फ्रीजर की जरूरत होगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी हैं। इसमें से 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसका जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सब ज़ीरो। जैसे किसी में -20-25 डिग्रीज़ है, या जो फाइज़र की है वो -70 डिग्रीज़ है। तो इसमें एक ये चैलेंज है। बाकी की जो वैक्सीन्स हैं वो सारी आइदर इट इज़ 2 to 8 डिग्रीज़ or it is 0. So most of the vaccine that we have is 2 to 8 degrees. हाल में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और जो वैक्सीन्स अवेलेबल भी है इंडिया में और वर्ल्ड में, 2 to 8 डिग्री इज़ द कॉमन स्टोरेज कंडीशन अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन। तो अगर 2 to 8 डिग्री की जो वैक्सीन को कॉमर्शलाइज रोल आउट करना होगा, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी चैलेंज आने की कोई चांसेस नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर के लेवल पे, होलसेलर्स के लेवल पे और रिटेलर्स के लेवल पे। मतलब भारत में भारतीय कंपनियों की बनी वैक्सीन अगर दी जाती है तो -70 या 50 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करने की मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। न्यूज़ नेशन। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। सर्वदलीय बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, सुखबीर सिंह बादल शामिल हैं। HD देवगौड़ा, चिराग पासवान, राम गोपाल यादव समेत सभी दलों के नेता शामिल हैं। हेल्थ सेक्रेटरी सबसे पहले प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री भी ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद अलग अलग दलों के नेताओं से चर्चा होगी। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रविकांत, बताइए इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, ये वर्चुअल बैठक हो रही है राकेश, और ये बैठक स्टार्ट हो गई है। इस बैठक में पहले हेल्थ सेक्रेटरी की ब्रीफिंग हो रही है, उसके बाद ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स के लिए फ्लोर को ओपन किया जाएगा और उनके सभी सुझाव को सरकार सुनेगी। लेकिन सरकार ने एक नियम तय किया है कि इस पूरी बैठक के दौरान सिर्फ 12 स्पीकर होंगे जिनको बोलने की अनुमति होगी, क्योंकि सरकार ने एक रूल बना रखा है कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों के सांसदों की संख्या 5 से ज़्यादा होगी उनको बोलने की अनुमति इस बैठक में दी जाएगी। बाकी मौजूद सभी रहेंगे, वो सुनेंगे। इसलिए सरकार ये चाहती है कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक आम सहमति सभी राजनीतिक दलों के बीच में बनाई जाए। इसी बात को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अब लगभग ये तय है कि 1-2 सप्ताह के अंदर वैक्सीन कब आ रही है भारत में, इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। जरूरी भी है इस तरीके की बैठक, ताकि कम से कम एक आम सहमति बन जाए और उसके बाद पूरे देश में जब वैक्सीन आ जाए तो पूरे देश में उसका वितरण सही तरीके से बिना किसी विवाद के किया जा सके। इसलिए जरूरी है इस तरीके की बैठकें। हम आपके पास लौटकर आते हैं डॉक्टर बीएल साहब। एक बड़ा सवाल, इस तरीके की सहमति तो जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद एक सवाल यह है, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, आईसीएमआर ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सभी को वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़े, तो क्या वाकई ऐसी स्थिति आएगी कि देश में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए, जो मेन वैक्सीन का जो मेन पर्पस है वो है कि हमारा जो इन्फेक्शन चेन है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जो मेनली जो बल्क एरियाज है जहाँ लगता है कि ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, अगर उस पार्ट को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए तो आई थिंक ये जो चेन है वो ब्रेक हो सकती है। और आई थिंक गवर्नमेंट का और हर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का यही सबसे पहला टारगेट है कि जहाँ पे ज्यादा बल्क केसेज है उसको अगर हम टारगेट कर लेंगे तो होपफुली हर इंडियन को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ वैक्सीन, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर स्वाति, तो इमरजेंसी अप्रूवल जो दिया जाता है उसका मतलब या मकसद यही है क्या कि हम जो इन्फेक्शन की चेन है उसे तोड़ सकें ताकि स्प्रेड रुक जाए? देखिए, इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ये है कि जब कोई ट्रायल पास होता है तो उसके बाद गवर्नमेंट भी उसको बहुत अच्छे से पढ़ती है, जो भी डेटा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की तरफ से आता है कि ये हमारे ट्रायल के स्टेप्स रहे, साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, कितनी कारगर है। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ये है कि हम उनको जल्दी पढ़ेंगे, और क्योंकि एक ऐसे समय में कि महामारी बहुत ज्यादा फैली हुई है तो हम वैक्सीन की बहुत सारी और चीजों को पहलू को पुख्ता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनको एक इमरजेंसी अप्रूवल देंगे कि समय की नजाकत को देखते हुए हम इस वैक्सीन को रोल आउट कर रहे हैं, जिस तरह से अभी ब्रिटेन ने भी किया और रशिया ने भी खराब देख ही रहे हैं, बाकी देश भी कर रहे हैं। वहीं आज एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि लोगों के अंदर विश्वास भी पैदा करना है इस वैक्सीन को लेकर। अगर आप देखें तो अभी अमेरिका में भी जो उनके पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, बुश, क्लिंटन, सबने बोला है कि हम ये वैक्सीन सार्वजनिक तौर से लगवाएंगे सबके सामने, ताकि लोगों में इस वैक्सीन को लेकर विश्वास। ठीक है डॉक्टर स्वाति, ये बात आपने बड़ी बात आपने कही है। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए अमेरिका में जितने पूर्व राष्ट्रपति हैं वो लाइव वैक्सीनेशन करवाएंगे। उम्मीद ये भी है कि जो बाइडेन भी लाइव वैक्सीनेशन लगवाएं, उन्होंने भी सहमति दी है, कमला हैरिस ने भी सहमति दे दी है। तो वाकई विश्वास ये बहुत जरूरी है। तो आखिरकार सरकार को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी अप्रूवल देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपातकाल में ये अप्रूवल दिया जाएगा और उसमें सेफ्टी का मानकों को नहीं देखा जाएगा। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ये है कि वैक्सीन को युद्ध स्तर के ऊपर फाइलों को फटाफट निपटाया जाएगा, ताकि किसी रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेटिक फाइलें कहीं पे पड़ी ना रह जाएं, तो उसको फटाफट से किया जाएगा। लेकिन लोगों की सेफ्टी और एफिकेसी का ध्यान रखा जाएगा वैक्सीन की। ये बहुत अच्छी बात है कि लीडर्स खुद जब वैक्सीन लेंगे तो लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब वो अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं इस वैक्सीन के लिए, शरीर को पूरा एक्सपोज कर रहे हैं इस वैक्सीन के लिए, इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन सेफ है, साउंड है। और जब भी वो उन पॉलिटिकल लीडर्स को मीडिया में देखेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ देखो जी वैक्सीन दी थी लेकिन इनके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत अच्छा स्टेप है जहां पर कि लीडर सामने आके पहले लीड करते हैं और उसके बाद जो है जनता को वैक्सीन दी जाती है। ठीक है डॉक्टर रवि, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर बीएल, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय स्वस्थ रहने वाला समय होगा। नए साल की शुरुआत वैक्सीन के साथ होगी और 2021 में इस कोरोना नाम की बीमारी पर हम विजय पालेंगे या विजय पाने की कगार पर हम पहुंच जाएंगे। वैक्सीन का इंतजार है। अगर भारत में 2 डिग्री तक टेम्परेचर में रखी जाने वाली वैक्सीन दी जाती है तब तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि भारत में पहले से चल रहे टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पीएम मोदी ने राज्यों को कोल्ड चेन तैयार रखने के खास निर्देश भी दिए हैं। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके
व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन के आने की तैयारी के लिए पीएम मोदी का ये निर्देश काफी अहम है, क्योंकि अगर किसी कारणवश भारत में ऐसी वैक्सीन लगाने की दरकार पड़ी जिसके स्टोरेज के लिए -70 डिग्री जैसे टेम्परेचर वाले स्टोरेज की जरूरत हो, तो उनका इंतजाम करना मुश्किल हो सकता है। जहाँ तक -25 या -70 डिग्री की वैक्सीन की बात हम कर सकते हैं, तो उसमें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही है अभी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के लेवल पे, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और मेरी जानकारी के हिसाब से इनोवेटिव थॉट प्रोसेस चल रही है, जैसे पॉलीस्टायरीन बॉक्सेस में मैंने कहीं देखा है कि पॉलीस्टायरीन बॉक्सेस में लिक्विड नाइट्रोजन के यूज़ से और ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड से वो -70 या -25 जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें वो बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अच्छी बात यह कि भारत में टीकाकरण के कार्यक्रमों को चलाने के लिए एक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे ई-विन कहते हैं। भारत में अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम काफी पहले से चल रहा है और अब पूरे हिंदुस्तान में जिस तकनीक की मदद से वैक्सीनेशन को सुलभ और सुरक्षित बनाया गया है, उस तकनीक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसे ही संक्षेप में ई-विन के नाम से जाना जाता है। भारत में टीकाकरण सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल अभी भारतीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जा रहा है, तो वहीं इसका इस्तेमाल खासतौर पे तकनीक के जरिए रियल टाइम डेटा वैक्सीन का निकाला जा सकता है। ये काफी कारगर साबित होने वाला है। ई-विन भारत में तैयार किया गया IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों से जुड़ा हुआ है। इन जगहों पर 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट्स पहले से तैयार है और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉगर से जुड़े हुए हैं। ई-विन की मदद से वैक्सीन के रखरखाव के लिए टीकाकरण तक का हर डेटा का रियल टाइम एक्सेस होता है। ई-विन इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसने कि बहुत सारे अलग अलग चीजें अचीव की हैं। ई-विन का मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध होने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम इतना सुलभ हो गया कि वैक्सीनेटर से लेकर सरकार तक वैक्सीन के स्टॉक और टीकाकरण के कार्यक्रम पर नजर रख सकती है। ई-विन से जो मोबाइल मिला है उस पर हमें मैसेज मिलता है कि आपके ILR का टेम्परेचर +2 से नीचे हो गया है या +8 डिग्री से ऊपर हो गया है। कोरोना की वैक्सीनेशन में भी इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो वैक्सीन के स्टोरेज की बात हो या वैक्सीनेशन में तैयार और इस्तेमाल किए जा रहे डेमोग्राफिक डेटा। इस ई-विन की मदद से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बेहद सुलभ और सुरक्षित तरीके से हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।